एज वेल, ताकि बाकी लोग बाद में देख सकें इसको। यहाँ क्या हो रहा है, पहली जो हमारी यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी की पूरी आ रही है, 10 नंबर की आ रही है। एंड उसके अंदर कुछ मेजर चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बूलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम और एनकोडिंग स्कीम्स। ये काफ़ी वास्ट है, जो नंबर सिस्टम है वो वास्ट है, और ये पूरी यूनिट मिला के 10 नंबर की आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि नंबर सिस्टम्स को आप अभी ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएं। उसके कन्वर्जन के क्वेश्चंस आएंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करो। एक आधा क्वेश्चन इसमें से आएगा। बाकी जो है वो सारी थ्योरी है जो आप इजीली याद कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 1 में फोकस ऑन एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वो आप इजीली कवर अप कर पाओगे, आधे एक घंटे में ये सारी थ्योरी आप पढ़ लोगे। इसके नोट्स मैंने डिटेल में भेज दिए हैं। दूसरी यूनिट जो हमारी स्टार्ट होती है, जो 45 मार्क्स की पूरी है लेकिन पूरी आ नहीं रही है, वो आ रही है स्ट्रिंग्स चैप्टर तक। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमने क्लास के एकदम लास्ट में किया था। वो बेसिकली था एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है और डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो इस चैप्टर में मेन 4 थिंग्स आर देयर। कौन कौन सी? एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड और डिकम्पोजिशन। तो यहाँ से मैं बताता हूँ, यूनिट नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी। थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं कि ड्रॉ हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने एक ग्राफिक पेन लिया है, लेट्स सी चला के। हाँ, चल तो रहा है। सो एल्गोरिदम है पहला टॉपिक। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है आपका फिक्स्ड, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। डिफाइंड, फिक्स्ड होता है, डिफाइंड होता है, अनएम्बिगुअस होता है, अनएम्बिगुअस होता है। और क्या होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्ट होता है प्रॉब्लम से, स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम। एंड में हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिल जाता है। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक जो हमें पहुंचा दे, दैट इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। इसको इसको हम अनएम्बिगुअस यानी क्लियर फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं जो हमें अगर मैं पढ़ूं तो भी वही लगे और कोई और पढ़े तो भी वही लगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास में डिस्कस करा था एल्गोरिदम मैगी बनाने का। तो मैगी बनाने का एल्गोरिदम क्या होगा? मैगी का पैकेट परचेज करा, उसकी एक्सपायरी डेट हमने चेक कर ली। अगर एक्सपायर्ड नहीं है तो हमने पानी उबालना शुरू कर दिया और उबलते हुए पानी में उसको डाल दिया। फिर हमने टेस्ट मेकर अप्लाई करा, यानी टेस्ट मेकर उसके अंदर डाल दिया, और 2 से 3 मिनट बाद मैंने चेक करा क्या मेरी नूडल्स बॉयल हो गई और मसाला मिक्स हो गया। अगर हो गया तो मैं उसको सर्व कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं 2-4 मिनट और वेट करके फिर उसको सर्व करूंगा। तो ये फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में जो मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी, ये क्या बन गया? ये एक एल्गोरिदम बन गया। एल्गोरिदम हम किसी भी चीज का बना सकते हैं। एल्गोरिदम के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो फर्स्ट पार्ट इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि इसकी इनपुट क्या है और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए। तो दैट स्टेप इज कॉल्ड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फिर डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, यानी उस प्रॉब्लम से उसके सॉल्यूशन पे पहुंचने के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में सोचना। तो यहाँ पे सिर्फ सोचना हो रहा है। फिर उसका कोड लिखना, तो जो इनपुट है वहां से आउटपुट पहुंचने के लिए कोड लिखा। फिर एक बार कोड लिख दिया तो हम क्या करते हैं? उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग बोले तो कोड एज एक्सपेक्टेड चल रहा है या नहीं चल रहा। सो मेरी ये इनपुट है और इस इनपुट के हिसाब से आउटपुट ये आना चाहिए, ये जब मैं चेक करता हूँ आई कॉल इट एज टेस्टिंग। अब हमेशा मेरा कोड सही नहीं चलता, तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं कोड में, जब अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स आने लगती हैं, तो आई कॉल इट एज डीबगिंग, ठीक है। रिमूविंग द बग्स और रिमूविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कोड इज कॉल्ड एज डीबगिंग। तो ये मेरा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनी क्वेश्चंस? इतनी ही थ्योरी है इसके अंदर। नो सर। क्लियर है? एनालाइजिंग क्या हो गया कि मैंने जी। यस प्रॉब्लम सर। डिफाइन कर दी। मेरे पास मैगी है, मैगी है वो, लेकिन वो कच्ची है, मैं कच्ची खा नहीं सकता। सो दैट इज द प्रॉब्लम।
तो डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, अब ये क्या करना है, कच्ची मैगी से मेरे को पकी हुई मैगी चाहिए, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे उसके बारे में मैं सोचूंगा। उनको जब मैं कोड में लिखूंगा तो दैट बिकम्स कोडिंग। फिर मैं चेक करूंगा इसको असली में करके कि जो मैंने कोड लिखा वो इन दी एंड पकी हुई मैगी दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दे रहा तो उसमें जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना और रिमूव करना हो जाएगा मेरा डीबगिंग। आई थिंक अब क्लियर है। जी सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स के अंदर एल्गोरिदम को दो तरीकों से दिखा सकते हैं। एक तो मैंने लिख दिया कि स्टेप स्टेप नंबर 1 2 3 4 5, जब मैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहा हूं तो दैट इज टेक्सटुअल एल्गोरिदम, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में हम एल्गोरिदम को लिख रहे हैं। दूसरा होता है, देखो, एक टेक्स्ट वाली फॉर्म को सूडो कोड भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मान लो मैं एक मैगी बनाने का एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, दिस दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। अगर ऐसा मैं करता हूँ, एल्गोरिदम टू कुक मैगी, कैसे होगा, स्टेप नंबर 1, बाय अ पैकेट ऑफ मैगी, पैकेट ऑफ, ठीक है। स्टेप नंबर 2 मैंने लिख दिया, ओपन द पैकेट। स्टेप नंबर 3, बॉयल वाटर। तो ये जब मैं नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ये वाले जो फिक्स स्टेप्स हैं इनको बोलते हैं सूडो कोड फॉर्म, PSEUDO, सूडो कोड फॉर्म। अब ये सूडो क्या होता है, ये एक्चुअल में किसी लैंग्वेज का कोड नहीं है, ये हम जो इंग्लिश में या हिंदी में स्टेप्स हैं उनको लिख के समझ रहे हैं कि मेरा कोड ऐसे काम करेगा। तो जब हम नॉर्मल इंग्लिश में या नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में एल्गोरिदम के स्टेप्स को लिखते हैं, दैट बिकम्स द सूडो कोड फॉर्म ऑफ द एल्गोरिदम। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या आ जाती है, सेकंड फॉर्म बन जाती है मेरी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट, इसको फ्लो चार्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट शोज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या कंट्रोल। तो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में एल्गोरिदम को ही डिपिक्ट करता है। किसको करता है, एल्गोरिदम को। कैसे करता है, तो इसका एक स्टार्ट और एक स्टॉप पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और दी स्टॉपिंग पॉइंट, जो कि एलिप्स से डिफाइन होता है। फिर इसके अंदर प्रोसेसिंग इज डिफाइंड एज रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल के अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग क्या है, कोई डेटा आया उसको दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना इज प्रोसेसिंग। पैरेललोग्राम डिफाइन करता है किसको, इनपुट आउटपुट को। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, इट डिफाइंस इनपुट आउटपुट। फिर आता है डिसीजन मेकिंग डायमंड बॉक्सेस। सो जहां पे मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, कंडीशंस चेक कर रहा हूँ, दैट बिकम्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस जिनको हम कंडीशनल्स भी बोलते हैं, कंडीशनल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके जब मैं एक चार्ट बनाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। सो लेट मी से स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनपुट ले लिया किसका, मैगी का पैकेट। मैगी का पैकेट मैंने सिस्टम में एंटर करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रोसेसिंग करूंगा। तो प्रोसेसिंग में क्या कर रहा हूं मैं, बॉयल वाटर। बॉइलिंग के बाद क्या कर रहा हूँ, पैकेट को पानी में डाल रहा हूँ। सो ऐड मैगी टू बॉइलिंग वाटर। ये सारी प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ। तो चेक करने के लिए मेरे पास आ जाएगा डायमंड बॉक्स। यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं, सो यहाँ पे चेक कर रहे हैं नूडल्स आर बॉइल्ड, ठीक है। नूडल्स बॉयल हो गई या नहीं। सो यहाँ से एक ऑप्शन निकलेगा यस का और एक ऑप्शन निकलेगा मेरा नो का। अगर नो है तो उसके बाद मैं यहाँ क्या, वापिस आ जाऊंगा और वेट करूंगा। नहीं होता, अगर मेरी नूडल्स बॉयल हो गई हैं तो आई विल सर्व, और सर्व करने के बाद मैं अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दूंगा। तो ये मेरा एक एल्गोरिदम जो मैंने सूडो कोड फॉर्म में लिखा था, मेरा ग्राफिकल फॉर्म में अब बन गया, ठीक है। तो इसके एक स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट होते हैं, एलिप्स या सर्कल से डिफाइंड होते हैं। डेटा जब ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, रेक्टेंगल से डिफाइन होता है। इनपुट आउटपुट, जब किसी बाहर से हम इनपुट लेते हैं या सिस्टम से बाहर आउटपुट दिखाते हैं तो वो पैरेललोग्राम में दिखाते हैं।
जब हम किसी डिसीजन या कोई कंडीशन को चेक करते हैं और वहां से हाँ ना की फॉर्म में आउटपुट निकलती है, वो हम डायमंड बॉक्स में दिखाते हैं। और इन दी एंड हमें जब आउटपुट मिल जाता है, उसको डिस्प्ले करा के हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सो ये जो एक्चुअली में सर्विंग हो रही है, ये सर्विंग डिस्प्ले हो रही है आउटपुट की फॉर्म में, तो पैरेललोग्राम आ सकता है यहाँ पे। एनी क्वेश्चंस? नो सर। क्लियर है एल्गोरिदम के, एल्गोरिदम की थ्योरी, एल्गोरिदम के दो टाइप्स, ठीक है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, सूडो कोड की फॉर्म में। जी सर। कंपोजिशन पे आ जाए, फिर डीकम्पोजिशन देखते हैं। डीकम्पोजिशन क्या होता है? मेरे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मान लो मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो इस यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की है ना। एक्स, यहाँ पे क्या लिखूं, एक्स की वैल्यू या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन मुझे निकालना है। और मुझे पता है ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को अलग अलग पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। दिस बिकम्स पार्ट नंबर वन, दिस बिकम्स पार्ट नंबर टू, एंड दिस बिकम्स पार्ट नंबर थ्री। तो मैंने एक जो मेजर प्रॉब्लम थी उसको वन प्लस टू प्लस थ्री, ये तीन सब प्रॉब्लम्स के फॉर्म में क्या करा, डिवाइड कर लिया। तो डिवाइडिंग योर लार्जर प्रॉब्लम, larger problem into smaller problems which are easier to solve, सर which, एक बार फिर से प्लीज एक बार। ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या बोलता है? डिकम्पोजिशन बोलता है आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है। तो डिकम्पोजिशन ये बोलता है कि जब आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो। तो मैंने बोला ये माइनस बी वाला जो सेगमेंट है ये नंबर वन दे दिया, जो ये स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला सेगमेंट है उसको मैंने टू बोल दिया, और ये जो नीचे टू ए है मैंने उसको बोल दिया दिस इज थ्री। तो मैं इनको अलग अलग सॉल्व करूंगा और बाद में क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में इनको प्लेस कर दूंगा। सो दिस बिकम्स डीकम्पोजिशन। क्या बन जाता है? डीकम्पोजिशन। आप पूछो क्या समझ नहीं आया इसमें? आ गया सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं अब तो समझ आ गया। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम्स जल्द से, मैंने यहाँ पे छोटी प्रॉब्लम ली है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी आती हैं कि अगर हम दिमाग में सोचने लग जाएं तो उतना चीज हम याद नहीं रख सकते। उस वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेटर तरीका होता है कि प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं एक से लेके 1,000 तक के, तो आप शुरू कर दोगे वन थ्री फाइव सेवन नाइन ब्ला ब्ला ब्ला, नाइन तो नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ पॉइंट पे आने के बाद आप भूल जाओगे कि आपने कितने प्राइम नंबर्स निकाल रखे हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करूंगा। मुझे 1,000 तक के प्राइम्स चाहिए, तो मैं पहले पहले 50 के निकाल लूं, फिर 50 से 100 के निकाल लूं, फिर 100 से 150 के निकाल लूं। तो मैं 50-50 की अगर रेंज ले लूं और उसको मैं अलग अलग जगह पे काउंट लिखते जाऊं कि पहले 50 में 20 प्राइम्स हैं, फिर उसके बाद 10 प्राइम्स हैं, तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, छोटी और आसान हो जाएगी, है ना। जबकि प्रॉब्लम वही है, लेकिन उसको सॉल्व करने का जो तरीका मैंने अपनाया उससे मेरे को प्रॉब्लम आसान हो गई। सो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ लार्जर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। डाउट्स? क्लियर है? जी सर। ठीक यस है, सर। तो एक बारी इस चैप्टर के कुछ बैक क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर यहीं खत्म होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेट मी सी कहाँ पे है। इमर्जिंग ट्रेंड्स में तो नहीं है।
102 में देखते हैं। एनकोडिंग स्कीम्स नहीं। 104 प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई डायरेक्टली जंप टू समरी, चेक करने के लिए कि कोई टॉपिक ना छूट गया हो, एंड देन आई डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चन आंसर्स कि ये पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, एकदम एंड में आ जाते हैं। समरी। स्क्रीन विजिबल है, छोटा तो नहीं लग रहा? नो सर। ठीक है। तो एल्गोरिदम इज डिफाइंड एज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिजाइन टू परफॉर्म ऑपरेशन विच विल लीड टू द डिजायर्ड रिजल्ट इफ फॉलोड करेक्टली। यानी स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक जाना, इसको बोलेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की एक फिक्स्ड बिगनिंग होती है और एक फिक्स्ड एंड होता है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। अच्छा एल्गोरिदम प्रिसाइज होता है, यूनिक होता है, फाइनाइट होता है, उसको इनपुट मिलती है और वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया मेरा एल्गोरिदम का पार्ट। एल्गोरिदम को अच्छे से लिखने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है इनपुट को, बीच के प्रोसेस को जो ट्रांसफॉर्म करेगा इनपुट से लेके आउटपुट तक। ठीक है, तो प्रोसेसिंग। सो उसके बाद फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स एल्गोरिदम ग्राफिकली, ग्राफ का यूज करके एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। काफी टाइप्स के बॉक्सेस उसके अंदर यूज होते हैं जो मैंने बताया, स्टार्ट स्टॉप, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग। एल्गोरिदम जहां पे ऑल दी स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर इज सेट टू एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है यहाँ पे सीरियल लिखना चाहिए था, कि एक के बाद एक स्टेप चलते चले जा रहे हैं, दैट इज सीरियल ऑर्डर। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन। तो दैट इज सीक्वेंस और सीरियल ऑर्डर। जहां पे डिसीजन मेकिंग आ जाती है, यानी कंडीशनल डायमंड बॉक्स आ जाता है, वहां पे सीरियल ऑर्डर फॉलो नहीं होता। कुछ स्टेटमेंट स्किप हो जाती हैं बेस्ड ऑन द डिसीजन, या तो हाँ वाला चलेगा या तो ना वाला चलेगा। सो दैट इज ऑल्टरनेटिव आउटकम और कंडीशन। Algorithm may have certain set of steps which are repeating for a finite number of times. So कुछ रिपीटिशन भी हो सकती है एल्गोरिदम के अंदर। मान लो मैगी बॉयल नहीं हुई 5 मिनट के अंदर, तो उसके बाद मैंने क्या करा, जो बॉइलिंग वाला प्रोसेसिंग स्टेप था उसको 2 मिनट के लिए और चला दिया। फिर चेक करा, तब भी मैगी बॉयल नहीं हुई, तो मैंने 2 मिनट और वेट करा, लेकिन उसके बाद मैगी बॉयल हो गई। तो जो जो स्टेप्स हैं उसके कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम तक एल्गोरिदम के रिपीट हो सकते हैं। रिपीटिशन, लूपिंग और इटरेशन इसी को बोलते हैं जो हम पाइथन कोड में पढ़ते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मैगी को गैस पे भी बना सकते हैं, तंदूर में भी बना सकते हैं, कुल्हड़ में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लकड़ी जला के भी बना सकते हैं। सो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। स्टीम में भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक प्रॉब्लम को एक से ज्यादा कोड, एक से ज्यादा स्टेप्स, एक से ज्यादा फ्लो चार्ट, एक से ज्यादा एल्गोरिदम से सॉल्व करा जा सकता है, जिस वजह से हम सिर्फ स्टेप्स को दिमाग में सोचते हैं, हम कोड याद नहीं करते किसी भी चीज का। तो मेरे को 2 नंबर को ऐड करना है, मैं उसका कोड याद नहीं करूंगा, मैं उसके लॉजिकल स्टेप्स को याद करूंगा कि इनपुट क्या होगी। तो 2 स्टेप्स को ऐड करने के लिए इनपुट में पहले 2 नंबर मुझे चाहिए, है ना? तो 2 नंबर मैंने इनपुट ले लिए। अब पहले नंबर को दूसरे नंबर में मैंने जोड़ दिया, और ये जो रिजल्ट आया वो मैंने कहीं और स्टोर करा लिया। ये मेरा आंसर हो गया। इस आउटपुट को डिस्प्ले करा दूं तो मुझे 2 नंबर का सम मिल जाएगा, और उसके बाद मैं एंड पे पहुंच गया। तो ये मेरा क्या हो गया, अप्रोच हो गई, एक से ज्यादा अप्रोच हो गई। तो आई कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम with more than one approaches. The choice of algorithm should be made on the basis of time and space complexity. अब कौन सी अप्रोच मैं चूज करूं एल्गोरिदम की? मुझे ऐसा एल्गोरिदम चूज करना चाहिए जो मेरा टाइम को बचाए और जो मेरी कम से कम स्पेस ले कंप्यूटर के अंदर। तो एक एक स्टेप्स हैं, एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो 5 मिनट ले रहे हैं मैगी को बनाने में, और एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो 2 मिनट ले रहे हैं मैगी को बनाने में, और गैस भी कम ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं कौन सा प्रेफर करूंगा, जो टाइम भी कम ले रहा है और जो रिसोर्सेज भी बचा रहा है। क्लियर है? जी सर। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं, पूछते क्या क्या है। राइट सूडो कोड दैट रीड्स 2 नंबर्स एंड डिवाइड वन बाय अनदर एंड डिस्प्ले द क्वोशंट। तो बोल रहा है 2 नंबर ले लो, दो पहले नंबर को दूसरे से डिवाइड कर दो, और जो क्वोशंट होता है उसको डिस्प्ले करा दो, है ना? तो इसके लिए सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड क्या होता है? टेक्स्ट वाली फॉर्म में।
सो डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर, यहाँ पे अगर मैं आऊं तो कोड लिख देता हूँ, डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर। कैसे अप्रोच करूंगा? वन, इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे भाई, जो नीचे होता है, जैसे मान लो ए डिवाइड बाय बी कर रहा हूं, तो ये जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर में, वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? तो चेक वेदर बी इज इक्वल टू जीरो। थ्री, इफ यस डिस्प्ले कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, है ना? ऐसा हो सकता है। फोर, फोर तो यहाँ था। फाइव, इफ नो देन परफॉर्म ए डिवाइड बाय बी एंड लेट्स कॉल इट सी। ऐसे लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। सेवंथ स्टेप हो गया, डिस्प्ले सी एज रिजल्ट। बस यहीं पे मेरा सूडो कोड खत्म हो गया, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने का। सही है अप्रोच है? जी जी सर। कुछ सवाल पूछना चाहते हो? जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा हो वही आप लिखो। ठीक है, अप्रोच कैन बी डिफरेंट। बट ओके जनरली सर। जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय जीरो ही हम चेक कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इस पे फोकस करा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। टू फ्रेंड्स डिसाइड हु गेट्स द लास्ट स्लाइस ऑफ केक। अब एक केक है, उसका आखिरी स्लाइस बचा है, और दो लोग बचे हैं, और उन्होंने बोला हम एक कॉइन को पांच बारी फ्लिप करेंगे, यानी उछालेंगे। द फर्स्ट पर्सन टू विन थ्री फ्लिप्स विंस द केस। सो पांच में से जिसके जो तीन बारी जीतेगा उसको मिलेगा मेरा आखिरी केक का स्लाइस। एन इनपुट ऑफ वन मीन्स प्लेयर वन विंस अ फ्लिप एंड अ टू मीन्स प्लेयर टू विंस अ फ्लिप। सो इनपुट में क्या मिल रहा है? वन और टू। वन का मतलब प्लेयर वन जीता, टू का मतलब प्लेयर टू जीता। तो डिजाइन एन एल्गोरिदम टू डिटरमिन हु टेक्स द केक। एक एल्गोरिदम बनाना है जो मेरे को क्या बता दे कि केक किसको मिलेगा। कैसे लिख सकते हैं इसका सूडो कोड? टेक ए टू साइडेड कॉइन। ठीक है, टू साइडेड कॉइन ले लिया, और जिसके एक साइड पे है वन, जिसके दूसरी साइड पे लिखा है टू। फॉर फाइव टाइम्स, क्योंकि पांच बार ही उछालना है, क्या करोगे? फ्लिप द कॉइन, स्टोर द रिजल्ट। कॉइन फ्लिप करा और जो रिजल्ट आया वो स्टोर कर लिया। किस में? अब आप एक यहाँ पे ऊपर वेरिएबल बना लो, प्लेयर वन इज इक्वल टू जीरो और प्लेयर टू का स्कोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो रिजल्ट आया फिर मैंने चेक करा, इफ आउटपुट इज इक्वल टू वन, अगर वन आया तो मैं क्या करूंगा? तो मैं करूंगा प्लेयर वन इज इक्वल टू प्लेयर वन प्लस वन, यानी जो प्लेयर वन का स्कोर था उसमें मैंने एक जोड़ दिया। एल्स इफ आउटपुट इज इक्वल टू टू, तो प्लेयर टू का स्कोर जो था वो प्लेयर टू के स्कोर में एक जोड़ दिया, है ना? जीरो जीरो दोनों के स्कोर थे स्टार्टिंग में। अगर वन आया तो प्लेयर वन का स्कोर हो गया वन, अगर टू आया तो प्लेयर टू का स्कोर हो गया वन। ये मैंने पांच बारी करा। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले प्लेयर वन स्कोर कॉमा प्लेयर टू का स्कोर, ये दोनों स्कोर मैंने डिस्प्ले करा दिए। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, इफ प्लेयर वन इज ग्रेटर देन प्लेयर टू, डिस्प्ले प्लेयर वन विंस, एल्स डिस्प्ले प्लेयर टू विंस। तो मैंने यहाँ पे सूडो कोड लिखा, शुरू से पढ़ते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एक कॉइन ले लिया जिसके एक तरफ पे वन लिखा है, दूसरी तरफ पे टू लिखा है। उसके बाद मैंने एक स्कोर बोर्ड शुरू करा जिसमें प्लेयर वन का काउंट, प्लेयर वन का स्कोर जीरो से शुरू करा, प्लेयर टू का भी स्कोर जीरो से शुरू कर दिया।
अब उसके बाद 5 बारी मैंने रिपीटिशन करना है। किसका रिपीटिशन करना है? कॉइन फ्लिप का। तो जब मैं कॉइन को फ्लिप करूंगा एक बारी, जो कि कोड यहाँ लिखा है ये वाला, तो उसके अंदर कुछ उसकी आउटपुट आएगी। अगर आउटपुट 1 आती है तो प्लेयर 1 के स्कोर में उसको ऐड कर दो, अगर आउटपुट 2 आती है तो प्लेयर 2 के स्कोर में 1 ऐड कर दो। 5 बारी जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद प्लेयर 1 का स्कोर दिखा दो और प्लेयर 2 का स्कोर दिखा दो। अगर प्लेयर 1 का स्कोर बड़ा है प्लेयर 2 के स्कोर से तो डिस्प्ले कर दो प्लेयर 1 जीत गया। अदरवाइज कौन जीता? प्लेयर 2 जीत गया। तो केक किसको मिलेगा? जो जीता। एनी क्वेश्चंस? डन सर। क्लियर है? लिख सकते हो अब कोई भी सूडो कोड? Yes, sir. Write a pseudocode to print all multiples of 5 between 10 and 25 including 10 and 25। तो 10 और 25 के बीच में 5 के कितने मल्टीपल्स आते हैं, 10 और 25 को इंक्लूड करके वो आपको लिखने हैं, यानी 10, 15, 20 और 25। इंग्लिश में ही लिखना है, ट्राई कर लेना। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लूप दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। सो अभी हमने लूप का एग्जाम्पल लिया, एक कॉइन फ्लिप करना है और 5 बारी करना है, तो वो एग्जाम्पल किसका था? लूप का ही एग्जाम्पल था। रिपीटिशन, लूपिंग और इटरेशन, ये तीनों वर्ड रिपीटिशन को का ही मतलब है, लूप का ही मतलब है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू आर कलेक्टिंग मनी फॉर समथिंग, आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो। यू नीड 200 रुपीज इन ऑल, आपको चाहिए 200 रुपए कलेक्ट करने हैं आपको। आपने अपने पेरेंट्स से पूछा, अंकल से पूछा, आंटी से पूछा और दादा दादी से पूछा। डिफरेंट पीपल में गिव 10 रुपीज, 20 रुपीज और 50 रुपीज। तो लोग 10 रुपए दे सकते हैं, 20 रुपए दे सकते हैं, 50 रुपए दे सकते हैं। यू विल कलेक्ट टिल द टोटल बिकम्स 200। राइट द एल्गोरिदम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो पैसा कलेक्ट करना है, लेकिन पैसा 10, 20 और 50 के टुकड़ों में ही आ सकता है, और तब तक कलेक्ट करना है जब तक 200 रुपए नहीं हो जाते। ठीक है। सो इनपुट में क्या आ रहा है? कलेक्टेड मनी। कलेक्टेड मनी शुरुआत में कितना होगा? 0 होगा। सो जब तक, वाइल कलेक्टेड मनी इज लेस देन 200, जब तक मेरा कलेक्टेड मनी 200 रुपए से कम है, तब तक क्या करूंगा? कलेक्ट करूंगा। ठीक है। तो 3, आस्क पेरेंट, अंकल, आंटी, ग्रैंड पेरेंट फॉर मनी। वो कुछ पैसे देंगे। ठीक है। रिसीव्ड, रिसीव मनी फ्रॉम अंकल, आंटी और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? अगर वो 50 के टुकड़ों में है, या अगर वो 10 रुपए है, या फिर अगर वो 20 रुपए है, या फिर अगर वो 50 रुपए है, रिसीव्ड मनी, रिसीव्ड मनी इज इक्वल टू 10 और रिसीव्ड मनी इज इक्वल टू 20 और रिसीव्ड मनी इज इक्वल टू 50, देन कलेक्टेड मनी में उसको ऐड कर दो। कलेक्टेड मनी इज इक्वल टू रिसीव्ड मनी प्लस कलेक्टेड मनी। तो पहले जो कलेक्टेड मनी था उसमें जो रिसीव हुआ पैसा, वो मैंने उसमें जोड़ दिया और वापस कहाँ स्टोर कर दिया? कलेक्टेड मनी में ही स्टोर कर दिया। तो जब तक कलेक्टेड मनी, अब ये रिपीट होता रहेगा, जब तक ये 200 से कम रहेगा, तब तक मैं पेरेंट, अंकल, आंटी और ग्रैंड पेरेंट को पैसे के लिए पूछता रहूंगा, उनसे कुछ पैसे लूंगा। अगर वो पैसे 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के टुकड़ों में होंगे तो मैं अपने कलेक्टेड मनी में उसको जोड़ दूंगा, और उसके बाद ये लूप वापस से चलेगा, यानी मैं चेक करूंगा 200 रुपए हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो फिर से पूछता रहूंगा, और अगर हो गए तो फिर उसके बाद सिक्स्थ स्टेप में आ जाऊंगा, डिस्प्ले मनी हैज बीन कलेक्टेड। ये ठीक है एल्गोरिदम? Yes, sir. समझ आ रहा है कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर पाओगे? यस Yes, सर। sir. चलो गुड। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ मुझे क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए। एक फ्लो चार्ट का मैं देख लेता हूँ। फ्लो चार्ट के सिंबल्स, मैच द पेयर बोल रहा है। तो ये जो सर्कल एलिप्स है वो क्या होता है? स्टार्ट और स्टॉप। पैरेललोग्राम होता है हमारा डेटा, यानी इनपुट आउटपुट। फिर रेक्टेंगल होता है प्रोसेसिंग स्टेप। फिर डायमंड बॉक्स होता है मेरा डिसीजन मेकिंग। और एरोज होते हैं मेरे कनेक्ट करने के लिए या फ्लो ऑफ कंट्रोल को दिखाने के लिए। सो एरो क्या होता है?
जो कंट्रोल है उसके फ्लो को कनेक्ट करता है कि यहाँ से अब डेटा मेरा यहाँ चला गया, डेटा नहीं कंट्रोल यहाँ चला गया। इसमें सिंबल्स में कोई क्वेश्चन? सारे सिंबल्स क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलो तो आई थिंक ये वाला चैप्टर क्लियर है। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस मच पार्ट। यस सर। यहाँ आ जाए फेमिलियराइजेशन ऑफ पाइथन में। यस सर। ठीक है, सो पाइथन के लिए लेट मी ओपन सम नोट्स। सर एल्गोरिदम में बस केवल वही वो बन करने के लिए ही आएगा? मोस्टली करने के लिए आएगा, या फिर एल्गोरिदम की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि एल्गोरिदम क्या होता है। ओके सर। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम फास्ट फास्ट मोड में पढ़ेंगे। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ। जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैं बताते जाऊंगा आपको। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है फीचर्स ऑफ पाइथन। सो सबसे पहले पूछा जाता है पाइथन क्या होता है। पाइथन होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब है, लैंग्वेजेस दो टाइप्स की होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक समझ समझ सकता है, और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जिनको हम ह्यूमन समझ सकते हैं। सो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हाई लेवल में लिखी गई है, यानी ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, जनरली इंग्लिश में ही लिखते हैं ना, प्रिंट। तो प्रिंट पढ़ के ही कोई इंग्लिश वाला बंदा समझ सकता है कि इसका मतलब क्या होगा। तो दैट इज वाई पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये फ्री है, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोड यानी जिनका सोर्स ओपन होता है या इंटरनेट पे अवेलेबल होता है फ्री में डाउनलोड करने के लिए। तो पाइथन का कोड आप चेक कर सकते हैं कि पाइथन लिखी कैसे गई है। मान लो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है, मूवी देखने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर आता है। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप उसका कोड जाके देख सकते हैं कि उसको लिखा कैसे गया है। ठीक है, इंटरप्रेटेड होता है। सो हाई लेवल लैंग्वेज से एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है जिसको वो कंप्यूटर समझे। तो इंटरप्रेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन। ऐसे दो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लैंग्वेज कन्वर्टर्स होते हैं, वन इज इंटरप्रेटर एंड वन इज कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये होता है कि इंटरप्रेटर आपके कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। अगर बीच में कहीं एरर आ जाता है तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम को वहीं छोड़ देता है, उसके नीचे नहीं जाता। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सारे कोड को एक बारी में ही एनालाइज कर लेता है, और इस लाइन में इस लाइन में इस लाइन में एरर है, आपको ये एंड में लिस्ट बना के दे देता है कि ये प्रॉब्लम्स इस कोड में है। प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसको चला भी देता है। कैसे चलाता है? पूरा एक झटके में चला देता है स्टार्टिंग से। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। सो पाइथन जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटेड है, यानी लाइन बाय लाइन चलती है। पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये एक फीचर है, इजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी पढ़ के समझ सकता है कि करना क्या चाह रहे हैं। क्लियरली डिफाइंड इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग द कोड, कि किसी पर्टिकुलर कोड को लिखा कैसे जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंटेक्स। सो क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स है। लूप लगाना है तो लूप लगाने का सिंटेक्स है फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस। तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। सो फॉर के बाद एक कंट्रोल वेरिएबल आएगा, उसके आगे इन लिखा जाएगा, और उसके आगे एक सीक्वेंस डिफाइंड होगा, उसके आगे कोलोन लगेगा। तो हर चीज का एक क्लियरली डिफाइंड स्टाइल है जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनसे जनरली सिंपल बोली जाती है पाइथन। पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंस है। सो ये जो नंबर कैपिटल में लिखा है और ये जो नंबर स्मॉल में लिखा है, दीज आर डिफरेंट इन पाइथन। सो केस सेंसिटिव लेटर्स को, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स से डिफरेंट ट्रीट करता है पाइथन। पाइथन इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है आप कोड एक सिस्टम पे लिखो और दूसरे सिस्टम पे आप उसको चला पाओ। मान लो मैंने कोड विंडोज पे लिखा और मैं मोबाइल पे उसी कोड को चला पा रहा हूँ, देन माई लैंग्वेज इज पोर्टेबल। सो पाइथन इज पोर्टेबल, मीनिंग पाइथन का कोड विंडोज पे भी चलेगा, डेस्कटॉप पे भी चलेगा, मोबाइल्स में भी चलेगा, स्मार्ट वॉचेस में भी चलेगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कंप्यूटर का जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है
वो भी इंडिपेंडेंट है, यानी इंटेल के कंप्यूटर्स, इंटेल के प्रोसेसर्स पे भी चलेगा, एएमडी के प्रोसेसर्स पे भी चलेगा, सैमसंग की जो चिप्स हैं उन पे भी चलेगा, कोई तीसरी कंपनी की चिप है उस पे भी चलेगा। सो पोर्टेबल इज ऑन द सॉफ्टवेयर साइड, कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे चल जाए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज ऑन द हार्डवेयर साइड, कि किसी भी चिप पे वो चल जाए। सो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे वो चल सकता है और अलग अलग हार्डवेयर पे वो चल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट पोर्टेबल को बनाता है, और जो हार्डवेयर वाला पार्ट इंडिपेंडेंस है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को बनाता है। पाइथन हैज रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, बहुत सारे काम करने के फंक्शंस पाइथन में पहले से डिफाइंड है। मान लो मेरे को एक लिस्ट मिल रही है और मेरे को उस लिस्ट को ब्रेक करना है नाम से, सो ये फंक्शन कहीं ना कहीं पाइथन में होगा स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का। मेरे पास मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है और मेरे को उसको कन्वर्ट करना है सारे अपर केस में, इसका भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, उनको ऐड करना है, इसका भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो बहुत सारी चीजें जो आमतौर पे करने की जरूरत पड़ती है वो पाइथन में ऑलरेडी है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है इट हैज रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। इसको वेबसाइट्स बनाने में भी हम यूज कर सकते हैं, सो वेब डेवलपमेंट इज ऑल्सो सपोर्टेड इन पाइथन। जो वेब सर्विसेज हैं जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसकी जो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, अपलोड हो रही हैं, वो पाइथन की हेल्प से करी जा रही हैं। पाइथन की तरफ से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करने का, इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोड करने का। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स, ये लाइन समझने के लिए हमें दूसरी लैंग्वेजेस देखनी पड़ेंगी। दूसरी लैंग्वेजेस में कोड के ब्लॉक्स को करली ब्रैकेट्स से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी प्लस प्लस का कोड दिखाऊं आपको, सी प्लस प्लस कोड टू ऐड टू नंबर्स, अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तो उस कोड को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया होगा। यहाँ पे देखो जो मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है या जो ऐड फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये कोड ब्लॉक्स करली ब्रैकेट्स के अंदर है। लेट मी ओपन दिस साइड, थोड़ा ब्लर्ड दिख रहा है। ये करली ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखा जा रहा है, लेकिन ये करली ब्रैकेट्स पाइथन में नहीं लगाए जाते। पाइथन में क्या दी जाती हैं, वाइट स्पेसेस दी जाती हैं, टैब लगा के लिखा जाता है कोड। सो दैट इज कॉल्ड इंडेंटिंग द कोड। इंडेंटेशन यूज करते हैं, यानी स्पेसिंग यूज करते हैं कोड ब्लॉक्स को जनरेट करने के लिए। तो जब मुझे एक और नया ब्लॉक बनाना है तो हम अपने कोड में क्या दे दूंगा, एक्स्ट्रा स्पेस दे दूंगा। इसी वजह से इफ एल्स के अंदर हम स्पेस देते हैं, इसी वजह से फॉर लूप वाइल लूप के अंदर हम स्पेस देते हैं। तो दैट स्पेसिंग इज कॉल्ड इंडेंटेशन। क्लियर है पाइथन के फीचर्स? किसी फीचर में डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेसिंग। लेट मी गूगल इंडेंटेशन ताकि आपको एकदम टेक्निकल टर्म्स में दिखा सके। पाइथन इंडेंटेशन, ये देखो। सो ये जो है स्टेटमेंट, ये जो कोड लिखा हुआ है, इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन फिर स्टेटमेंट, फिर ये वाले इफ के साथ ये वाला एल्स, फिर स्टेटमेंट, फिर ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये कोड अलग अलग कैसे है, तो ये जो बाहर वाला जो कोड ब्लॉक आपको दिख रहा है, कोड ब्लॉक वन बिगिंस। ठीक है, कोड ब्लॉक वन यहाँ पे शुरू हुआ इस स्टेटमेंट के साथ। फिर कोड ब्लॉक वन ही चल रहा है ना, उसके साथ इसकी पहली लाइन की और दूसरी लाइन की स्पेसिंग बराबर है, तो ये पहला ही ब्लॉक चल रहा है। फिर जैसे ही स्पेसिंग चेंज हो गई, ब्लॉक चेंज हो गया। सो जहां पे स्पेसिंग चेंज हुई, कोड ब्लॉक टू। सो ये कोड ब्लॉक टू, ये सारा इतनी स्पेस वाला कोड ब्लॉक टू है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ब्लॉक बना दूं, दैट इज कोड ब्लॉक टू। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा स्पेसिंग चेंज हो रही है, तो यहाँ पे लिख दिया कोड ब्लॉक थ्री। तो जिन जिन पे इतनी स्पेसिंग है वो हो गए मेरे कोड ब्लॉक थ्री। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट आ गया कोड ब्लॉक थ्री में। यहाँ पे वापस आए, स्पेस कम हुई, तो ये किस कोड ब्लॉक का पार्ट है, कोड ब्लॉक टू का पार्ट है। फिर वापस आ गया बाहर, तो ये कौन सा कोड ब्लॉक था, कोड ब्लॉक वन था। तो दैट इज हाउ कोड इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स यूजिंग ओके स्पेसिंग। सर। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कोड ब्लॉक वन कौन सा हुआ, ये डेफ फू जहाँ पे लिखा है, तो दैट इज कोड ब्लॉक वन। फिर वहां से स्पेसिंग एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट लेवल इंडेंटेशन, यानी सेकंड कोड ब्लॉक। इंडेंटेशन यहाँ पे दी मैंने एक स्पेस की। फिर यही फर्स्ट सेकंड कोड ब्लॉक, यही यहाँ पे भी सेकंड कोड ब्लॉक है, फिर स्पेस बढ़ गई, तो ये हो गया सेकंड लेवल इंडेंटेशन या थर्ड कोड ब्लॉक। यहाँ पे कोड ब्लॉक कितने हैं, ये डेफ वाला पहला, प्रिंट इफ एल्स वाला दूसरा, फिर प्रिंट ट्रू प्रिंट फॉल्स वाला तीसरा, और ये डेफ वाला जो पहला ब्लॉक था वही नीचे जो प्रिंट लिखा है उसके साथ आ रहा है।
सो जहां स्पेसिंग बदल रही है वहां पे कोड के ब्लॉक्स बदल रहे हैं। तो हम पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं लगाते, स्पेसिंग से बताते हैं कि कौन सा कोड ब्लॉक कहाँ है। ओके सर। अगर मैं इंडेंटेशन ना दूं तो मेरा कोड ऐसा दिखेगा, अगर मैं इंडेंटेशन दूं तो मेरा कोड ऐसा दिखेगा। विदाउट इंडेंटेशन मैं बता नहीं सकता एल्स के बाद, एल्स में हेलो डूड चलाना है या हेलो डूड प्लस हाउ आर यू, ये दोनों चलाने हैं। यहाँ पे पता चल रहा है कि नेम इज इक्वल टू सैम, उसके बाद चेक कर रहा है इफ नेम इज इक्वल टू सैम, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है। सैम है, हाँ, तो प्रिंट हेलो सैम, अगर नहीं तो प्रिंट हेलो डूड। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इस कोड ब्लॉक में है, या तो ये चलेगी या तो ये चलेगी। इन दोनों में से कोई एक चल गई, उसके बाद ये चलेगी प्रिंट हाउ आर यू। तो प्रिंट हाउ आर यू तो चलनी ही चलनी है, लेकिन ये चीज इंडेंटेशन के बिना क्लियर नहीं है। दैट इज द पर्पज ऑफ कोड ब्लॉक्स और इंडेंटेशन। क्लियर है सर। चलो गुड। इंडेंटेशन को पहचानने का इंडेंटेशन को पहचानने का तरीका है स्पेसिंग नापना। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक कितना है, पहला कोड ब्लॉक है नेम, इफ नेम, एल्स और प्रिंट हाउ आर यू वाला। फिर स्पेस कहीं चेंज हो रही है, हाँ हो रही है, कितनी हो रही है, एक ही बार हो रही है। सो सेकंड कोड ब्लॉक है प्रिंट हेलो सैम और प्रिंट हेलो डूड वाला, दो ही कोड ब्लॉक है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं? सो पाइथन को चालू करने के लिए हमें पाइथन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज विच इज अच्छा, इंडेंटेशन नहीं सर्च करना, सिर्फ पाइथन सर्च करना है। सो विच इज www.python.org। ये मेरी पाइथन की वेबसाइट है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक डाउनलोड्स का सेक्शन आता है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि मैं विंडोज चला रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ। और उसके नीचे एक बटन आता है उसको डाउनलोड करने का। ये डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। जब ये डाउनलोड, मैं इसको सेव कर लूंगा, तो ये यहाँ पे डाउनलोड हुआ। इसको जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये आ जाता है इंस्टॉलेशन फॉर पाइथन। उसके बाद आप क्लिक कर दो इंस्टॉल नाउ पे, तो नीचे जो लोकेशन लिखी है सी यूजर्स दिवाकर ऐप डेटा, इस वाली लोकेशन पे ये पाइथन को इंस्टॉल कर देगा। और नीचे देखो क्या बोल रहा है, पाइथन के इंस्टॉलेशन में आइडल भी है, पिप भी है, और जो डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन होती है मैनुअल। मान लो आपने कुछ खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है कि इस वॉशिंग मशीन को चलाना कैसे है, आती है। सो दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे ही पाइथन ये सॉफ्टवेयर्स के साथ उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी आती है कि इस सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है। आइडल पिप की फुल फॉर्म आर इंपॉर्टेंट। IDLE stands for Integrated Development Learning Environment. पिप stands for Python Package। क्या होता है, लेट्स गूगल PIP फुल फॉर्म, पिप इन पाइथन, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ठीक है। तो ये दो आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं सिंगल वन वन मार्क क्वेश्चंस में। जब मैं पाइथन को स्टार्ट करता हूँ, मान लो मैंने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो मेरा सर्च है या जो मेरी एप्लीकेशंस आती हैं उनके अंदर जाके आइडल लिख सकता हूँ। ठीक है, आइडल से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा पाइथन शेल होता है, या पाइथन इंटरप्रेटर भी इसको हम बोलते हैं। यही चीज जो यहाँ फोटो में दिखाई है वही चीज आइडल में आ रही है ना। वर्जन अलग है, इनका 3.7 था, मेरा 3.11 है। मैं इसको AMD प्रोसेसर पे चला रहा हूँ, ये लोग इसको इंटेल प्रोसेसर पे चला रहे थे। एनी हाउ, प्रोसेसर इंडिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है, डज नॉट मैटर। हम पाइथन 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाइथन 2 पहले आई थी, हम पाइथन 3 पढ़ रहे हैं। पाइथन 3 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। अभी भी 3 ही चल रहा है, क्योंकि मैंने डाउनलोड करा। और जब मैं वेबसाइट पे गया तो भी मुझे कौन सा मिल रहा था, पाइथन 3 ही मिल रहा था। लेटेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है आपको डाउनलोड्स में, 3.11.5 इज द लेटेस्ट। तो मेरे पास जो है वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन है इस समय।
पाइथन को स्टार्ट करने का दूसरा तरीका है कि हम सर्च बार में पाइथन लिख दें और वहां से एक शेल स्टार्ट होता है। ये भी मेरा इंटरप्रेटर है, दिस इज कमांड लाइन। इसके अंदर मेरे को जो दूसरा मोड है, स्क्रिप्ट मोड, वो नहीं मिलता, तो मैं यहाँ पे फाइल नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कोड जरूर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आई कैन से a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड देन प्रिंट c। तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड को ही चला पा रहा हूँ। मैं एक से ज्यादा लाइनें नहीं लिख पाऊंगा और एक से ज्यादा लाइनें सेव भी नहीं कर पाऊंगा। सो जब मैं एक लाइन को लिख रहा हूँ और एक लाइन की मुझे आउटपुट मिल रही है, दैट मोड इज कॉल्ड इमीडिएट मोड। ठीक है, कौन सा मोड बोलते हैं? इंटरैक्टिव मोड या इमीडिएट मोड। सो पाइथन इंटरप्रेटर को चलाने के दो मोड होते हैं। एक जिसके अंदर इंटरैक्टिव मोड अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियसली, यानी हाथ के हाथ। तो इस मोड में मैं कोड लिख रहा हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ मुझे आउटपुट मिल जाती है, मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है दूसरी स्टेटमेंट लिखने की। सो नाउ आई हैव रन दी पाइथन इन इंटरएक्टिव मोड। आइडल में भी यही इंटरएक्टिव मोड में ही स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू -50, c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, एंड देन आई प्रिंट c। तो मेरे पास यहाँ गुंजाइश ही नहीं होती एक से ज्यादा लाइन लिखने की। ये दोनों तरीके क्या हैं आइडल से और पाइथन इंटरप्रेटर से? एग्जीक्यूशन मोड इनको बोला जाता है, एंड जब एक लाइन लिखो और आउटपुट मिल जाए, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन। सर इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो। आई मे हैव इट, वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसके अंदर काफी सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं, इंक्लूडिंग पाइथन। तो पाइथन के अंदर भी हम कोड लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो जब आप अपना वीएस कोड स्टार्ट करते हैं, तो किसी किसी फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा। मान लो मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अब डॉक्यूमेंट्स की ये सारी फाइल्स यहाँ दिखा देगा। उस फोल्डर को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू फाइल का। सो मान लो टेस्ट डॉट पी वाई, पाइथन की फाइल्स होती है पी वाई एक्सटेंशन के साथ, एंड मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे टेस्ट डॉट पी वाई खुल जाएगी। ठीक है, इट हैज ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड पाइथन का सिंबल। कैसे डिटेक्ट कर रहा है? फाइल डॉट पी वाई लिखी। अब यहाँ पे मैं कोड लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। देखो टेक्स्ट हाईलाइटिंग यहाँ भी अवेलेबल है। वाइल b इज लेस देन 50, बहुत अच्छे कोड में दिखाता है। बेस्ट है, पता नहीं हम स्कूल में आइडल से क्यों पढ़ाते हैं। वीएस कोड इज द बेस्ट कोड एडिटर। आइडल से भी अच्छा है, किसी और इंटरप्रेटर से भी अच्छा है। एरर्स आपको रेड से अंडरलाइन करके दिखा देगा कि गलती यहाँ पे है। जैसे मैंने यहाँ कोड नहीं लिखा तो रेड रेड कलर की लाइन आ रही है। वाइल बी इज लेस देन 50, प्रिंट हेलो। और यहाँ पे प्रिंट जैसे ही मैं लिखता हूँ ना, तो प्रिंट को यूज करने का स्टाइल क्या है वो भी बता देता है। तो प्रिंट लिखा, प्रिंट इज डिफाइंड एज, पहले तो इसको वैल्यूज पास कर दो। फिर आपके पास एक सेपरेटर का ऑप्शन होता है जो कि स्ट्रिंग होता है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू स्पेस होती है। फिर आपके पास एक एंड पैरामीटर होता है जो कि स्ट्रिंग होता है, और बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू न्यू लाइन होती है। उसके अलावा फाइल और फ्लैश भी आप पास कर सकते हो, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये मुझे बताता है कि प्रिंट को यूज कैसे करना है। तो दिस इज अ वेरी गुड एडिटर। अगर आपके पास सिस्टम है तो इसको जरूर यूज करना। प्रिंट हेलो एंड बी इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1। तो ये मेरा कोड मान लो मैंने लिख दिया। बी की वैल्यू 20 है, जब तक 50 नहीं हो जाती तब तक हेलो प्रिंट करते रहो। उसके बाद यहाँ रन का बटन आता है, रन जैसे ही क्लिक करोगे नीचे टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा। टर्मिनल में आपका कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा, और कोड में आपको आउटपुट भी दिख जाएगी, है ना? हेलो 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 दिख रहा है। अब पता नहीं कितनी बार चला, तो हम बी की वैल्यू भी साथ में प्रिंट कर देते हैं ताकि पता चल जाएगा क्या हो क्या रहा है। हो रहा है ना? तो 20 से स्टार्ट हुआ, फिर प्लस होती चली गई, और 50 से पहले आके रुक गई, 49 पे आके रुक गया। तो दिस इज अ वेरी नाइस एडिटर। पाइथन आप वीएस कोड के अंदर भी चला सकते हैं, बशर्ते आपको पाइथन आपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया हो, आपने वीएस कोड अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया हो। उसके बाद फोल्डर में जाके आप जैसे ही डॉट पी वाई एक्सटेंशन से अपनी फाइल को सेव करोगे, वैसे ही ये पकड़ लेगा कि आप पाइथन का कोड लिखना चाह रहे हो। एचटीएमएल से सेव करोगे, एचटीएमएल पकड़ लेगा। डॉट सी से सेव करोगे, सी प्लस प्लस पकड़ लेगा। डॉट जावा से सेव करोगे तो जावा पकड़ लेगा। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वीएस कोड।
बट हमारे लैब्स में इतने पावरफुल सिस्टम नहीं है कि हम उस पर वीएस कोड चला पाएं। आप भी शायद अपने सिस्टम पे चलाओगे तो हो सकता है थोड़ा स्लो चले, क्योंकि इट रिक्वायर्स पावरफुल लैपटॉप्स। बट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। वाइल को कैसे यूज करते हैं, अगर आप वाइल लिखोगे तो वो बताएगा। वाइल के आगे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि इसलिए सर वो हम कुछ कभी, भी लिखेंगे तब भी बताएगा उसके बारे में। अगर वो कीवर्ड है तो वो बताएगा, अगर वो फंक्शन है तो वो बताएगा। अगर जैसे लेन है ना, लेंथ है तो वो बताएगा तो रिटर्न्स द बस नंबर ऑफ यूजर आइटम्स इन बताएगा। अ कंटेनर। वो उसकी कहानी बता देता है कुछ ना कुछ। कोई और फंक्शन याद है आपको? इवैल याद है? अगर इवैल लिखोगे तो इवैल्यूएट गिवन सोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल्स एंड लोकल्स, एक स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करेगा और एक नंबर रिटर्न करेगा। तो बहुत सारी चीजें ये आपको बता देता है, जो आइडल नहीं बताता, जो इंटरेक्टिव मोड है नहीं बताता। तो दैट इज वाई पर्टिकुलरली अगर मेरे ओपिनियन में आप बात करो तो विजुअल स्टूडियो वीएस कोड इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू लर्न एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का कोड लिख रहे हो, वीएस कोड में लिखो। बहुत सारी चीजें जो आपको उसके अपने एडिटर में नहीं मिलेंगी, वो वीएस कोड में मिल जाएंगी। सो अगर आप जब कंपनी में जाते हो तब आप आइडल में कोड नहीं लिखोगे, तब आप नोटपैड में कोड नहीं लिखोगे। कंपनीज के अंदर वीएस कोड ही यूज होता है। ठीक है। ओके सर। वापिस आते हैं टॉपिक पे। सो इंटरेक्टिव मोड क्लियर है। एक लाइन लिखी, आउटपुट मिल गई। दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड जैसे मैंने यहाँ पे सात छः लाइन का कोड लिख दिया। सो जब मैं एक साथ कोड लिख रहा हूँ और उसके बाद रन बटन प्रेस कर रहा हूँ, दैट बिकम्स द स्क्रिप्ट मोड। सो इस फाइल को, जिसका नाम है टेस्ट डॉट पी वाई, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट। तो जब आप एक से ज्यादा लाइंस लिख दें और फिर उसको रन करें, दैट बिकम्स द स्क्रिप्ट मोड। सो इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल, सेव इट, देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट। तो फाइल में एक प्रोग्राम लिख दिया, एक से ज्यादा लाइन लिख दी, उसको सेव कर दिया, और फिर पाइथन इंटरप्रेटर उसको शुरुआत से चलाना शुरू करता है। फाइल सेव करते हैं डॉट पी वाई एक्सटेंशन से, यानी फाइल एंड होती है डॉट पी वाई से। पाइथन को चलाने का तरीका एक और भी होता है। ठीक है, कमांड लाइन में अगर मान लो सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है वो है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में एक फाइल सेव करी है, टेस्ट डॉट पी वाई, है ना। इसको हम कंट्रोल एस दबा के सेव कर देते हैं। ये सेव हो गई। अ, इसको अगर मुझे रन करना है तो पहले मेरे को डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाना पड़ेगा। अ, अगर मैं डी आई आर लिखूं तो ये मुझे दिखा देता है क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर इसी के अंदर है, दिवाकर के अंदर। तो चेंज डायरेक्टरी मैं लिखूंगा, चेंज डायरेक्टरी टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में आ गया। यहाँ पे कहाँ से, दिवाकर पे था पहले, और डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अब पाइथन, उसके बाद टेस्ट डॉट पी वाई, यानी मेरी जो फाइल थी, अगर मैं लिख दूं तो देखो ये जो मैंने कोड लिखा था वो यहाँ भी मेरे को आउटपुट मिल रहा है, लेकिन मुझे कोड दिख नहीं रहा। तो आई कैन डायरेक्टली रन पाइथन स्क्रिप्ट्स। अगर मैं उस फोल्डर में पहुंच जाऊं, पाइथन लिखूं और उसके आगे फाइल का नाम लिख दूं, तो वो कोड चल जाता है। तो मैंने एक गेम बनाया। अगर मुझे इस गेम को चलाना है तो मैं उस फोल्डर में जाऊंगा और लिखूंगा पाइथन गेम डॉट पी वाई। अगर मान लो उसको फाइल का नाम है गेम डॉट पी वाई। ऐसे भी चला सकते हैं। क्लियर है? डन सर, यस। गुड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? सो अब ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। फेमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, फीचर्स आपको बता दिए। एक सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, बाय प्रिंट हेलो वर्ल्ड जब आप लिख दोगे तो वो सिंपल पाइथन प्रोग्राम हो गया। एग्जीक्यूशन मोड्स मैंने आपको दोनों बता दिए, इंटरेक्टिव मोड एंड द स्क्रिप्ट मोड। अब आ गए हम ये वाले पार्ट पे। ये क्या है? पाइथन का कैरेक्टर सेट क्या होता है, पाइथन के टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स होते हैं कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एल वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू, आर वैल्यू, राइट वैल्यू, और कमेंट्स, ये क्या होती हैं। ठीक है, इस पे आ जाते हैं हम बुक बुक के हिसाब से। सो पहले ये बात कर रहा है किसकी, कीवर्ड्स की। सो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व का मतलब रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का मतलब पाइथन ने कुछ
जो टेक्स्ट है उसको रिजर्व कर लिया है अपने यूज के लिए, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको यूज करोगे उसको पाइथन के स्टाइल से ही, जैसे पाइथन ने बनाया है यूज करने के लिए वैसे। तो आप फॉल्स को अपने आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते, अपने क्लास को यूज नहीं कर सकते। फॉर, इज, रिटर्न, ट्राई, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अपने यूज में नहीं ला सकते। पाइथन इसके इन वर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होल्ड करता है और उसी काम करने के लिए इन वर्ड्स को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लूप बनाने के लिए ही फॉर लिखा जाता है, और कहीं भी कभी नोटिस करा है फॉर नहीं लिख सकते। फॉर कोड में यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, फॉर इज इक्वल टू 20, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे लाल से इसने लिख दिया, है ना, जबकि एफ इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, अब लाल नहीं दिखा रहा। तो कीवर्ड्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ट्रू लिखा, ट्रू इज रिजर्व्ड कीवर्ड, इसने अंडरलाइन कर दिया लाल से। सो जो चीजें रिजर्व्ड हैं, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ट्रू हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ग्लोबल, इंपोर्ट, आप 5-6 इनके याद कर लो। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते, इनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है और उसी मीनिंग को एनेबल करने के लिए इनको यूज किया जाता है। क्लियर है कीवर्ड्स? सर इसमें वाइल तो लिख रहा है, वाइल भी होगा, ये रहा। लेकिन सर इसे तो लिख सकते हैं ना। आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, मैं ऐसे नहीं लिख सकता वाइल इज इक्वल टू 20। वाइल लूप बनाने के लिए ही लिख सकता हूँ वाइल, फॉर लूप बनाने के लिए ही फॉर लिख सकता हूँ। तो उसका जो मीनिंग है, जो पाइथन में मीनिंग है, उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं, ओके सर। है ना, ये मीनिंग है उसका। फिर आते हैं आइडेंटिफायर्स। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज। सो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, तुम्हारा नाम तुम्हारा आइडेंटिफायर है। ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करी, अब उसको एक नाम देना है, दैट नेम इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। यहाँ पे आइडेंटिफायर कौन से हैं? ए आइडेंटिफायर है 10 का, बी आइडेंटिफायर है 20 का, है ना, और कोई आइडेंटिफायर यहाँ पे नहीं है। तो आइडेंटिफायर्स कैसे बनाए जाते हैं? नेम शुड बिगिन विद अपर केस और अ लोअर केस अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर साइन। तो जो पहला अल्फाबेट है आपके आइडेंटिफायर का, वो अपर केस हो सकता है, लोअर केस हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। उसके बाद वो लोअर केस, अपर केस, डिजिट और अंडरस्कोर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो सकता डिजिट से। सो आई कैन नॉट से 9b इज इक्वल टू 20, यहाँ पे वो एरर दे देगा, देखो लाल से उसने दिखा दिया। तो जो आइडेंटिफायर जो नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता कभी भी, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो सकता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इनका, डिजिट्स का, कैपिटल लेटर्स का और स्मॉल लेटर्स का। उसके बाद इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। जैसे ही मैंने परसेंटेज लगाया इसने लाल कर दिया, है ना। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, लेकिन इसको जनरली शॉर्ट और मीनिंगफुल रखा जाता है, यानी num1 num2, जो मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड नाम देते हैं। जनरली ABCD नहीं लिखते, क्योंकि उससे पता नहीं चलता कि ये कोड कर क्या रहा है। तो जिस काम से रिलेटेड आप काम कर रहे हो उसी से रिलेशन में उसका नाम रखो, तो बेटर है। जरूरी नहीं है लेकिन। आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी भी हो सकती है। सो आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, यानी ये जो चीज है इसको मैं कितना भी लंबा कर सकता हूँ, पाइथन उसको सपोर्ट कर लेगा। ठीक है, अभी भी उसने इसको रेड लाइन में नहीं दिखाया। ओके, यस सर। जो आइडेंटिफायर होता है वो कीवर्ड वाली लिस्ट में नहीं होना चाहिए, तो ये जो टेबल थी ऊपर, इनमें से नहीं होना चाहिए। स्पेशल सिंबल्स, भाई 0 to 9 छोड़ दो, कैपिटल स्मॉल लेटर्स छोड़ दो, अंडरस्कोर छोड़ दो, बाकी सारे आपके स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। सो एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ये सब आइडेंटिफायर के बीच में नहीं आ सकते। क्लियर है आइडेंटिफायर, क्लियर है कीवर्ड्स, ये दो टॉपिक क्लियर है बिल्कुल। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं।
वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल वर्ड बना है वेरी करने से। वेरी क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। एक होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सेम रहती है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, पाई हो गया, तो उनकी वैल्यू सेम रहती है। आयलर्स कांस्टेंट हो गया, उसकी वैल्यू सेम है। एक वैल्यू है नंबर, नंबर वन। ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। मेरी गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है। तो गाड़ी की वेलोसिटी का जो वेरिएबल है वी, दैट इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिक्स में आपने इक्वेशन लिख दी, f is a function of x comma y is defined as ax square plus by plus c। तो यहाँ पे a और b जनरली, a b c ये मेरे कांस्टेंट होते हैं, है ना? और ये जो पैरामीटर्स हैं x और y, ये होते हैं मेरे वेरिएबल्स। तो x और y की वैल्यू बदल सकती है। ए बी सी जनरली फिक्स्ड लिखा जाता है, ऐसे ही लिखते हैं ना, 3x² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। तो ये कांस्टेंट हो गए, और इनमें वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0 1 2 3 4, डिपेंडिंग अपॉन दी इक्वेशन, दीज वेरी। सो ये वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। फंक्शन इज एफ, उसके वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। और बाकी जो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, ऑल ऑफ देम आर कांस्टेंट। सो ये 3 है, 3 रहेगी, 9 है, 9 ही रहेगी, ये 10 है, 10 ही रहेगा। आई होप द मीनिंग ऑफ वेरिएबल इज क्लियर। Yes, sir. कांस्टेंट भी क्लियर है? Yes, sir. गुड। So variable in Python और Python program is uniquely identified by a name। वेरिएबल को एक आइडेंटिफायर देते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल है ए बी, कैपिटल बी अंडरस्कोर बी, ये वाला। ये सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू बाद में भी चेंज करी जा सकती है। बी इज इक्वल टू 40। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, नम इज इक्वल टू 10, प्रिंट नम, फिर नम इज इक्वल टू 20, एंड देन प्रिंट नम। तो भाई नम की वैल्यू एक बार 10 थी, एक बार 20 हो गई। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है? वो एक वेरिएबल है। अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो पाती तो वो क्या हो जाता? वो एक कांस्टेंट हो जाता। इट इज एन आइटम और एन एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। सो जब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वो जो वैल्यू है 10 20 30 50, वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है किसी एड्रेस पे। वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे आगे, तब देखेंगे कि नंबर क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, बुलियन क्या होता है, पाइथन को क्या क्या सपोर्ट करता है। सो वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप्स पाइथन सपोर्ट करता है, वो सारी चीजें स्टोर करा सकते हैं, उनकी वैल्यू चेंज करा सकते हैं। क्लियर? वेरिएबल्स। यस सर। ओके। यहाँ वेरिएबल है जेंडर, उसकी वैल्यू है एम। ये किस टाइप का है? स्ट्रिंग। कैसे पता चला? कोटेशन मार्क्स लगे हैं। ये वेरिएबल है मैसेज, इसकी वैल्यू है कीप स्माइलिंग। किस डेटा टाइप का है? स्ट्रिंग। कैसे पता चला? कोटेशन मार्क्स से पता चला। यहाँ पे वेरिएबल है प्राइस, वैल्यू है 987.9। डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। कैसे पता चला? पॉइंट लगा हुआ है। क्लियर? यस सर। डेटा टाइप अगर ना पता हो तो मेरे पास एक फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्लास। सो प्रिंट क्लास ऑफ नंबर। तो अपना वेरिएबल उसको पास कर दो, वो बता देगा आपको कि आपकी क्लास क्या है। ठीक है? यहाँ पे एरर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? ब्रैकेट कम लगाया है क्या? वॉज इट आईडी? नहीं, आईडी भी नहीं था। इट वॉज टाइप, मैं भूल गया था, टाइप। ठीक है? अब बता देगा क्लास क्या है इसकी। इंट, इंट फॉर इंटीजर। मैं यहाँ पे जैसे ही पॉइंट लगा दूंगा, क्या बन जाएगी मेरी क्लास? फ्लोट बन जाएगी। मैं यहाँ पे जैसे ही स्ट्रिंग कोटेशन मार्क्स लगा दूंगा, मेरी क्या क्लास बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जाएगी। मैं यहाँ पे जैसे ही जे लगा दूंगा, मेरी क्लास क्या बन जाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी। ठीक है? आई इज जे इन पाइथन। ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट इज 20, रियल पार्ट इज 3। सो क्लास हेयर इज कॉम्प्लेक्स।
यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ट्रू या फॉल्स में से कोई एक लिख दूंगा, व्हाट विल बी द क्लास विल बी बुलियन। जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके कुछ लिख दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट लिस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके कुछ लिख दूंगा, दैट इंडिकेट्स अ टपल। जैसे ही मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का यूज करके कुछ लिख दूंगा, दैट बिकम्स अ डिक्शनरी। ठीक है, सेट भी बन सकता है, 1 2 3, नाउ इट इज अ सेट। सो डिक्शनरी इज इंडिकेटेड बाय की वैल्यू पेयर्स। अगर की वैल्यू पेयर दे रहा हूं तब वो डिक्शनरी बनेगा। की वैल्यू पेयर इज रिटन लाइक दिस। ये की वैल्यू पेयर है, लेफ्ट साइड पे की है, राइट साइड पे वैल्यू है और बीच में इसके कोलोन है। ये हम मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे, मिड टर्म के सिलेबस में नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू इट इज अ डेटा टाइप डिफाइंड बाय करली ब्रैकेट्स एंड की वैल्यू पेयर्स। अब देखो क्लास डिक्शनरी आ गई। अगर ये की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे नहीं होते तो द क्लास वुड हैव बीन सेट। ठीक है, सेट के अंदर डुप्लीकेशंस आर नॉट अलाउड। सो इफ आई डू दिस, अगर मैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स उसमें ऐड कर देता हूँ एंड देन आई प्रिंट द नम, तो मुझे डुप्लीकेट्स हटा के दिखाएगा। 1 1 2 3 3 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 एंड 5। डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट नहीं करते सेट के अंदर, दैट इज वाई। है ना, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। डन सर। ओके ग्रेट। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स के लेफ्ट साइड में जो नाम है वो उनका आइडेंटिफायर भी बोला जाता है। इसी को मैं वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर से मैं नई वैल्यू उसमें असाइन कर सकता हूँ। जो राइट साइड में आर वैल्यू होती है, इक्वल टू के राइट साइड में जो चीज लिखी है दैट इज द आर वैल्यू। ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट्स लिखे हैं, या फिर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन इज समथिंग लाइक दिस, जो जिसको इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ जाती है। 50 + 40 -2, यही मान लो। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। इसका आंसर जब निकलेगा तब जाके एक सिंगल वैल्यू बनेगी और वो सिंगल वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगी। लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसको एल वैल्यू बोलते हैं। इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है मेमोरी में। तो नम नाम का एक खाना है या घर है मेरी रैम में, जहां पे राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, आर वैल्यू, उसको स्टोर किया जाएगा। अब ये मकान नंबर देखने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है, दैट इज आईडी। आईडी मेरे को क्या बताता है, आइडेंटिटी बताता है। आइडेंटिटी इज बेसिकली द एड्रेस इन द मेमोरी। दिस इज द एड्रेस। एड्रेस नाम से नहीं होता, एड्रेस मकान नंबर से होता है। सो नेचुरली दिस इज द एड्रेस इन द रैम ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर है? जी सर जी। सर। ओके गुड। जहाँ कोई डाउट हो वहां आप मुझे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, किसी को देरी तो नहीं हो रही, आराम से बैठ के पढ़ रहे हो? नो सर। मैं ये क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सो आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब एंड बाद में क्लास में शेयर कर देंगे। ठीक है, सो वी हैव डन। यहाँ पे हम टोकन्स चल रहे हैं हमारे। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। सो यहाँ पे इन्होंने कोड लिखा, मैसेज इज इक्वल टू कीप स्माइलिंग, प्रिंट मैसेज। आउटपुट में आ जाएगा कीप स्माइलिंग। यूजर नंबर इज इक्वल टू 101, प्रिंट यूजर नंबर इज यू कॉमा यूजर नंबर। सो कॉमा इज बेसिकली एक से ज्यादा वैल्यूज जब मुझे प्रिंट करनी होती हैं तो मैं उनको सेपरेट कर सकता हूँ कॉमा से। सो पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा, यूजर नंबर इज, ये यहाँ तक प्रिंट हो गया। फिर आ जाएगा सेकंड नंबर पे, लेकिन जैसे ही सेकंड नंबर आएगा उससे पहले जो सेपरेटर होता है वो लग जाएगा। सो सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस होती है। सो ऑल कॉमास आर सेपरेटेड बाय स्पेस। सो एक स्पेस यहाँ पे देखो आ गई है, स्पेस इन्होंने यहाँ पे नहीं दी है। यूजर नंबर 101, सो 101 और जो स्ट्रिंग है उसके बीच में स्पेस अपने आप लगी। दिस स्पेस इज ड्यू टू द सेपरेटर प्रिंट 10 20 30। सो व्हेन आई डू दिस, इनके बीच में स्पेस आ रही है जब मैंने दी ही नहीं, है ना। दिस इज ड्यू टू द सेपरेटर। सेप इज इक्वल टू, मान लो अब चेंज कर दिया डॉलर में, तो ये जो बीच में स्पेस आ रही थी वो डॉलर में बदल जाएगी। बदल गई। मान लो मेरे को स्पेस ही नहीं देनी,
स्पेस सेपरेटर मैंने खाली छोड़ दिया, तो 10 20 30 बन गया। स्पेस मेरे को डबल करनी थी, तो मैंने 2 स्पेसेस दे दी, तो अब ये डबल हो गई स्पेस। मेरे को बहुत सारी स्पेस देनी है, तो मैं यहाँ पे सेपरेटर वैल्यू से जो कॉमा के बीच में आइटम लगेगा वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। उसके बाद एक और पैरामीटर होता है एंड। सर ये हम खुद से देते हैं या फिर मतलब एक मैंने ही तो किया ना, मतलब देखो मुझे मुझे ऐसा आउटपुट दिखाना था तो मैंने जानबूझ के किया। और सर अगर हम इसे सेपरेटर्स को नहीं देंगे तब भी वो गैप में आएगा? हाँ, तो अगर मैं नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट सिंगल स्पेस आ जाती है, जरूरी नहीं है स्पेसिफाई करना। देखो एंड इज इक्वल टू, मान लो मैं लिख देता हूँ अब हैश टैग, तो एंड बोलता है ये सारी चीजें जब मैंने छाप दी उसके बाद मैं क्या करूँ, तो ये जो वैल्यू है वो उसके बाद छापेगा। सो मैंने ओ, 10 20 30 छाप दिया, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस था, काम खत्म हुआ, काम खत्म होने के बाद क्या करो, ये लेटर छाप दो, ये लेटर यहाँ छप गया। बाय डिफॉल्ट होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन से क्या होता है, मेरी लाइन चेंज हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाते हैं। ओके सर। ओके। यस सर। कमेंट्स क्या होती हैं? कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड अ रिमार्क टू द रिमार्क और अ नोट इन द सोर्स कोड। सो मैंने कुछ कोड लिखा, मुझे किसी और को एक्सप्लेन करना है, कल आके कोई और शिफ्ट में बंदा काम करेगा इस कोड पे, तो मैं हैश टैग लगा के यहाँ पे कमेंट लिख सकता हूँ, दिस नंबर एक्सप्लेन्स द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बिफोर चेंज। फिर यहाँ पे दिस इज अ सेट, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। तो ये जो कोई और कोड को पढ़ता है उसके लिए लिखी जाती हैं, ये एक्चुअली में पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देता है। और जैसे ही सर वो सर ये नोट मतलब ये एज अ नोट लिखी जाती है बस, है ना? एज अ नोट लिखी जाती है, तो कोई और पर्सन जब आपके कोड को पढ़ता है तो इसको पढ़ के वो समझ जाता है कि नीचे क्या होने वाला है। ये सिंगल लाइन कमेंट होती है। मेरे पास एक तरीका है मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने का, 3 बारी हम कोटेशन लगाते हैं, तो इसके बीच में जो लिखा होगा वो भी सारा क्या होगा, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये भी कोई प्रोग्राम में दिक्कत नहीं आएगी, ये भी चल जाएगा एज इट इज। जो कमेंट था वो देखो इग्नोर हो गया, वो कोड में आउटपुट में नहीं आता। तो एक से ज्यादा लाइन लिखनी है तो ये 3 कोटेशन मार्क्स वाला मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स है। अदरवाइज सिंगल लाइन कमेंट लिखनी है तो ये एक लाइन तक ही चलेगी, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हैश टैग। ओके सर। यहाँ पे ये देखो ये कमेंट्स हैं, 2 लाइन कमेंट्स हैं, यहाँ पे ये सारी कमेंट्स हैं, ये कमेंट नहीं है। पाइथन के अंदर सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम 12th में पढ़ेंगे। सो बेसिकली जब भी आपसे कोई पूछे कि पाइथन के अंदर सारी चीजें क्या होती हैं, आपको अभी के लिए याद रखना है कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ये ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। सो आजकल जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं दीज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा और भी बाकी लैंग्वेजेस, दीज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो पाइथन के अंदर जो आप लिख रहे हो जैसे आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, फंक्शंस हैं, सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। सो फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडेंटिफायर भी ऑब्जेक्ट्स हैं। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी है इट इज एन ऑब्जेक्ट। So for now you just need to remember everything in Python is an object. So हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। एक टॉपिक बुक में नहीं है, दैट इज कैरेक्टर सेट, और मे बी आई मिस्ड इट। कैरेक्टर सेट डिफाइन करता है कि पाइथन के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं। सो पाइथन का जो कैरेक्टर सेट होता है वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके कीबोर्ड पे ऊपर होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, डॉलर, ब्ला ब्ला ब्ला, और कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एस्काई लैंग्वेज जो हमने यहाँ पढ़ी थी, एस्काई, यूनिकोड, ISCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिवर्सल कोडिंग, इन तीनों एनकोडिंग स्कीम्स का यूज करके इंग्लिश के अलावा लैंग्वेजेस को भी पाइथन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हिंदी, बंगाली, मराठी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, ये सारी लैंग्वेजेस भी इन एनकोडिंग स्कीम्स का यूज करके पाइथन के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं। लेट मी गूगल पाइथन कैरेक्टर सेट।
इसके अलावा वाइट स्पेसेस होती हैं पाइथन में। वाइट स्पेसेस क्या होती हैं? स्पेस देने के तरीके। स्पेस देने के तरीके होते हैं सिंगल स्पेस, टैब से दे सकते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स से दे सकते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन। लेटर्स हो गए, डिजिट्स हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए, ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड। ब्लैंक स्पेस एक सिंगल स्पेस, टैब जो टैब की से हम देते हैं 4 स्पेस के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल स्पेस दूं तो ये एक सिंगल स्पेस है। अगर मैं यहीं पर टैब दबाऊं तो ये 4 स्पेस के बराबर स्पेस लेता है। सो दिस इज टैब, दिस इज अ सिंगल स्पेस। टैब 4 स्पेसेस के बराबर होती है। ओके। उसके बाद न्यू लाइन भी एक क्या है? स्पेस देने का तरीका है। तो न्यू लाइन इज दिस, स्लैश एन जो आपका कैरेक्टर होता है वो भी लाइन को चेंज कर देता है। कैरेज रिटर्न इज स्लैश आर, रिटर्न के लिए। ये भी टाइपराइटर में जब हम पेज को बदलते थे उसको कैरेज रिटर्न बोलते थे। एंटर की के नीचे ये जो सिंबल बना होता है ये कैरेज रिटर्न के लिए ही होता है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ लाइन चेंज हो जाती है। तो एंटर की के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं? स्पेसेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है। किसके लिए? वाइट स्पेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन,